नमस्कार। चैनल पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है शोध सूची निर्माण या फिर कह लीजिए संदर्भ सूची का निर्माण कैसे होता है। संदर्भ ग्रंथ सूची कह लीजिए या फिर संदर्भ सूची कह लीजिए, तीनों का अर्थ समान ही निकलेगा। तो इस पर विस्तृत चर्चा होगी। शोध प्रविधि का पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके अंतर्गत ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है, या फिर अगर आप भविष्य में शोध करने वाले हैं तो उस नज़रिए से भी ये विषय काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। आपको पता होना चाहिए संदर्भ सूची का निर्माण कैसे किया जाता है, क्योंकि संदर्भ सूची जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है आपके शोध कार्य को सफल बनाने में। तो इस पर विस्तृत चर्चा होने वाली है। तो बिना समय ज़ाया किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमृता चौहान है और आज के वीडियो का विषय है शोध सूची का निर्माण या फिर संदर्भ ग्रंथ सूची का निर्माण। और अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो एक अन्य विषय पर भी यहाँ पर चर्चा हो जाएगी, जिसका विषय होगा शोध संबंधी समस्याएं या शोध करते समय आने वाली परेशानियां। तो उन पर भी चर्चा मैं कर लूँगी अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो दो विषय आज के वीडियो में कवर कर लिए जाएंगे। एक तो ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, दूसरा होगा शोध संबंधी समस्याएं, ताकि आपकी 4th यूनिट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। शोध ग्रंथ या फिर शोध ग्रंथ सूची एक ऐसी सूची होती है जिसमें शोधकर्ता या फिर शोधकर्ता या शोधक दोनों ही समान अर्थ रखते हैं। तो कुछ भी आप प्रयोग कर सकते हैं। शोधकर्ता या शोधक द्वारा अपने शोध कार्य में उपयोग किए गए सभी स्रोतों, जैसे कि पुस्तकें, लेख, निबंध, शोध पत्र, जो ऑनलाइन वेबसाइट्स का यूज़ किया है, रिपोर्ट आदि का यूज़ किया है, सबका एक व्यवस्थित विवरण दे दिया जाता है, ताकि अगर उसने कहीं से सहायता ली भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है सहायता आप पहले हो चुकी शोध कार्यों से लेंगे ही लेंगे, तभी आपकी एक जो बेस है, आधार भूमि तैयार होती है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अगर आपने कहीं से सहायता ली है या आप संदर्भ ग्रंथ सूची में अधिक ग्रंथ मेंशन कर रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसा नज़रिया नहीं बनेगा चेक करने वाले का या फिर जो कमेटी बैठी होती है शोध कार्य के संदर्भ में, वो ऐसा कुछ नहीं सोचती कि आपने 5 या 8 शोध कार्य या फिर शोध ग्रंथ मेंशन कर दिए तो इसका मतलब आपने सब कुछ नकल ही की है। ऐसा नहीं होता है। अगर आप शोध ग्रंथ सूची आपकी बेहतर है और आपने सही से चीज़ों को मेंशन किया है, तो ये प्रामाणिकता और इन फ्यूचर जब आपका रेशियो चेक होता है कि आपने मतलब कितना कॉपी किया है, तो उसमें भी ये बात नहीं पकड़ी जाती है, क्योंकि आपने ऑलरेडी शोध ग्रंथ सूची में फलां पुस्तक का नाम डाल दिया होता है। तो इसलिए शोध ग्रंथ सूची का जो लेखन है या फिर शोध ग्रंथ सूची का निर्माण है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। यह सूची शोध प्रलेख, जिसको शोध प्रबंध भी कहते हैं, थीसिस या डिसर्टेशन के अंत में दी जाती है, और यह पाठक को यह बताती है कि शोधार्थी ने किन किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त की है। इसके उद्देश्य पर चर्चा करें तो इसमें 5 पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं। पहला उद्देश्य हो जाता है उपयोग किए गए स्रोतों को उचित श्रेय देना। भाई जहाँ से आपने जानकारी ली है उनको आप श्रेय दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट बनता है शोध की प्रामाणिकता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए। तीसरा पॉइंट बनता है पाठकों को संबंधित सामग्री तक पहुँचाने में सहायता करना, ताकि आपने जहाँ से सहायता ली है पाठक जाकर वहाँ से सहायता स्वयं भी ले सकें अगर भविष्य में आपके शोध कार्य से कोई अन्य शोधार्थी मदद लेना चाह रहा है तो। चौथा पॉइंट बनेगा भविष्य के शोधार्थियों के लिए संदर्भ सामग्री प्रस्तुत करना, जो कि मैंने तीसरे पॉइंट में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं शोध सूची के प्रमुख प्रकारों पर। हालांकि अगर आपने शोध के साधनों पर और शोध के उपकरणों से संबंधित जो मैंने वीडियो चैनल पर अपलोड किया, वो अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर इन पॉइंट्स की चर्चा की जा चुकी है पहले से ही। अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर समझ लीजिए। 3 तरह से स्रोतों को डिवाइड किया जाता है, या शोध सामग्री का जब आप संकलन करते हैं तो 3 स्तरों पर करते हैं। पहला प्राथमिक स्रोत बनते हैं, जिसमें आप किसी का साक्षात्कार लेते हैं, जाके रिपोर्ट आदि देखते हैं, या जो प्रत्यक्ष जानकारी, नवीन जानकारी होती है तो वो आ जाती है प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत, जिसमें मूल ग्रंथ भी आ जाएंगे। और द्वितीयक स्रोत में शोध आलेख आते हैं, समीक्षा ग्रंथ आते हैं, आलोचनात्मक निबंध आते हैं जो प्रामाणिक स्रोतों की व्याख्या करते हैं।
फिर आते हैं तृतीयक स्रोत। अगर आप वैसे 2 ही स्रोतों का उल्लेख करेंगे तो भी बहुत हो जाता है। तीसरा स्रोत तो एक अलग दृष्टिकोण के साथ या कई विद्वानों ने इसको बना दिया है, जो प्रथम और द्वितीयक में रखने के लिए इन विषयों को सही नहीं समझ रहे थे। उन विद्वानों ने तृतीयक स्रोत के नाम से भी एक शोध सूची का प्रकार बना दिया, जिसके अंतर्गत शब्दकोश, निर्देशिकाएं और विश्वकोश आदि शामिल हो जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं शोध सूची तैयार करते समय एक शोधार्थी को, एक शोधक को क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो पहला पॉइंट बना है इसके अंतर्गत सभी स्रोतों का वर्णाक्रमानुसार यानी वर्ण क्रम के अनुसार अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्रस्तुत करें। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी एक पॉइंट बन जाता है। दूसरा पॉइंट है एक रूपता बनाए रखें। किसमें? शैली में या भाषा का जो प्रयोग है। अगर आप क्लिष्ट भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं या फिर सहज भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं या फिर ऐसी भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं जिसमें देशज शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो उसमें शैलीगत स्तर पर एक रूपकता, सिमिलरिटी, कंटिन्यूएशन में चीज़ें चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक स्तर पर आकर या एक पोर्शन जो है आपके शोध प्रबंध का, उसमें आप संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, वहीं दूसरे में देशज शब्दावली का। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक रूपता बनाए रखनी चाहिए हर स्तर पर। लेखक का नाम, पुस्तक का नाम इटैलिक या फिर अंडरलाइन कर देना चाहिए ताकि उस पर अलग से ही नज़र पड़ जाए। प्रकाशक स्थान, प्रकाशक और प्रकाशन वर्ष लिखना अनिवार्य हो जाता है, ताकि जब कोई भविष्य में शोधकर्ता आपके शोध कार्य की सहायता ले या आप अपने शोध को पब्लिश कराने जाएं, तो जब अपने शोध कार्य को आप सबमिट करें तो जब वो चेक किया जाए तो इन स्तरों पर जांचा जा सके कि आपने किसी भी पुस्तक के किस एडिशन से सहायता ली है। इसलिए ये सारी चीज़ें लिखना महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं चौथी बात करें, जो कि तकनीकी युग है, तो तकनीकी से सहायता लेना कोई गलत बात या बुरी बात नहीं है। तो वेबसाइट या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की आपने सहायता ली है तो उसका भी जिक्र कर देना चाहिए। आपको URL या फिर वेबसाइट की लिंक वहाँ पर मेंशन कर देनी चाहिए। आगे बात करें तो शोध में शामिल होने योग्य कौन कौन से स्रोत होते हैं। पुस्तकें होती हैं, क्योंकि पुस्तक की तो मुख्य रूप से या जो मूल आधार है जिस पर आधारित करके हमारा शोध कार्य लिखा जाता है या शोध कार्य हम करते हैं। दूसरा पॉइंट बनता है शोध पत्र, जो पहले शोधार्थियों द्वारा शोध कार्य किया जा चुका है उसकी भी हम सहायता लेते हैं। साथ ही साथ लेख आदि जो मैगजीन्स में पब्लिश होते रहते हैं उनकी भी हम सहायता ले सकते हैं। वेब स्रोत या जो वेबसाइट्स आदि हैं उनकी भी हम सहायता ले सकते हैं। ये भी शोध के स्रोत के अंतर्गत ही आ जाएगा। आगे बढ़ें तो चौथा पॉइंट बनता है रिपोर्ट्स, थीसिस या शासकीय दस्तावेज आदि की भी सहायता हम ले सकते हैं। ये भी शोध स्रोत के अंतर्गत ही आएंगे। अब एक सैंपल देख लेते हैं किसका, फॉर्मेट का, कि शोध ग्रंथ सूची का निर्माण हम किस प्रारूप में करेंगे। प्रारूप कह लीजिए इसको, जिसको अंग्रेजी में फॉर्मेट कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जिसको आमतौर पर भाषा में नमूना कह दिया जाता है कि इसका नमूना कैसा होगा। तो उसको देख लेते हैं कैसा होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ उद्धरण लिख दिए हैं, हालांकि आप चाहें तो इन्हें बदल भी सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एज इट इज़ चीज़ें लिखें, और मैं तो कहूँगी कि आप बदल ही लें, क्योंकि सबके सेम हों ये बात अच्छी नहीं होगी। तो इससे बेहतर है कि आप खुद से कुछ एक उद्धरण बना लें। फॉर्मेट मैंने एक लिख दिया है सैम्पल, आप इसी फॉर्मेट में 2-3 पुस्तकों के प्रकाशन वर्ष देखकर उनका नाम नोट कर लें। क्योंकि मेरे समक्ष ये 2 पुस्तकें रखी हुई थी तो मैंने इनका इस तरह से एक सैम्पल फॉर्मेट बना दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, और वाराणसी या फिर प्रयागराज भी यहाँ पर लिख सकते हैं, प्रयागराज के लोक भारती प्रकाशन से सन 1929 में प्रकाशित। सेम फॉर्मेट आपको यूज़ करना है। क्या, पहले लिखना है आपको राइटर का नाम, दूसरे स्थान पर पुस्तक का नाम, तीसरे स्थान पर कहाँ से प्रकाशित हुई है, चौथे स्थान पर पब्लिशर का नाम या फिर पब्लिकेशन हाउस का नाम, और 5वें स्थान पर आपको क्या लिखना है, प्रकाशन वर्ष लिखना है। ऐसे समझिए आप, पहले 5 पॉइंट्स रहेंगे, 2, 3, चौथा पॉइंट और 5वां पॉइंट। आप फिर से समझ लीजिए, मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ कि 5 पॉइंट्स में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, क्योंकि इन्हीं 5 पॉइंट्स के माध्यम से आपको एक सैम्पल फॉर्मेट जनरेट करना है। तो इसमें पहले स्थान पर तो रहेगा लेखक का नाम,
सुन लीजिए आप ध्यान से। दूसरे स्थान पर रहेगा पुस्तक का नाम, तीसरे स्थान पर रहेगा किस स्थान से प्रकाशित हुई है, और चौथे स्थान पर आएगा प्रकाशक का नाम। यहाँ तीसरे पे आएगा प्रकाशन कहाँ का है, यानी किस स्थान पर वो प्रकाशक अपना प्रकाशन खोले हुए हैं, प्रकाशन कार्य कर रहे हैं, और चौथे स्थान पर प्रकाशक का नाम, पब्लिशिंग हाउस का नाम। पांचवें स्थान पर या फिर अंतिम स्थान पर कह लीजिए किस वर्ष प्रकाशित हुई है पुस्तक, या फिर उसका एडिशन कौन सा है, ये भी बात आप बता सकते हैं। पहला एडिशन है, दूसरा एडिशन है, तीसरा एडिशन है, 7वां, 8वां, 10वां, जैसे भी एडिशन जो है जिससे आपने सहायता ली है उसको आप यहाँ पर बताएंगे। इसी तरह से मैंने दूसरा एग्जाम्पल भी दे दिया है, और एक फर्जी एग्जाम्पल या फिर एक डमी एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने किसी वेबसाइट का दे दिया है, जिसकी आपको तिथि भी लिख देनी चाहिए कि ये इस वेबसाइट पर किस दिन किस तारीख में पब्लिश हुआ था फला आर्टिकल, जिससे आपने अपने शोध कार्य के लिए सहायता ली है। तो ये एक सैंपल बन जाता है किसी भी शोध कार्य के लिए, या फिर किसी भी शोध ग्रंथ सूची का जब आप निर्माण करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट बनता है निष्कर्ष का, क्योंकि जितनी चर्चा हो सकती थी शोध ग्रंथ सूची के अंतर्गत उतनी मैंने यहाँ पर कर ली है। तो निष्कर्ष के अंतर्गत देख लेते हैं जो अभी तक चर्चा ऊपर कर चुके हैं। तो शोध सूची एक शोध कार्य का महत्वपूर्ण अंग है। यह शोध की पारदर्शिता को सुनिश्चित करती है तथा पाठकों व अन्य शोधार्थियों के लिए संदर्भ का एक सशक्त माध्यम बनती है। अतः शोध सूची का निर्माण सावधानी पूर्वक, सुसंगत और मानक के अनुसार किया जाना चाहिए, ताकि शोधार्थी का जो शोध कार्य है वो एक अच्छे शोध कार्य की, एक सफल शोध कार्य की श्रेणी में रखा जा सके। तो यहाँ पर चर्चा शोध ग्रंथ सूची पर समाप्त होती है। अब अगले वीडियो में बात होगी शोध संबंधी समस्याओं पर। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, या फिर कह लीजिए 12 मिनट का लगभग ये वीडियो हो चुका है। तो अगले किसी वीडियो में या फिर इसके बाद जो वीडियो चैनल पर आप देखेंगे उसमें चर्चा हो जाएगी शोध ग्रंथ सूची पर, इसमें हो गई है, उसमें चर्चा होगी शोध संबंधी समस्याओं पर। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो अपने साथियों को भी इस चैनल से जोड़ें ताकि उनकी भी मदद हो सके। और अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपकी कुछ मदद हो पा रही है तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में अवश्य दें, ताकि मुझे भी पता चले कि वाकई में यहाँ से आपकी कुछ मदद हो पा रही है या नहीं। और अगर कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, मैं रिप्लाई दे ही देती हूँ। और अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक भी करें। यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।